हेलो एवरीवन। चर्चित मुद्दों के श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण को लेकर के। देखा जाए इससे पहले ओबीसी के यहाँ पर उपवर्गीकरण की प्रक्रिया यहाँ पर सरकार के द्वारा लाई गई थी और अब इसी तरीके की प्रक्रिया यहाँ पर अब अनुसूचित जाति को लेकर भी शुरू की जा रही है। इससे संदर्भित यहाँ पे प्रमुख पहलुओं के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है ये अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण का पहलू और इसमें किस तरीके से यहाँ पर क्या लाभ यहाँ पर क्षेत्र में इस वर्ग को मिल सकता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो न्यूज यहाँ पर आपको चर्चा बनती है, एक न्यूज आर्टिकल यहाँ पर हमें देखने को मिला, सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससीज पैनल टू लुक इनटू इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स। और इसी को अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं तो आइए हम जानते हैं क्या है ये अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण को लेकर गठित पैनल और उससे संबंधित यहाँ पर मुख्य मुद्दे। देखिए यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए उपवर्गीकरण के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, ठीक है। और समिति की जो संरचना है यहाँ पर एक अध्यक्ष होंगे और साथ ही साथ यहाँ पे 4 सदस्य होंगे। अध्यक्ष जो होगा वो एक कैबिनेट सचिव होगा, जबकि सदस्य के रूप में यहाँ पर देखा जाए तो एक गृह मंत्रालय के एक सचिव होंगे, कानून मंत्रालय के एक सचिव होंगे, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के एक सचिव होंगे और सामाजिक न्याय मंत्रालय के यहाँ पर एक सचिव जो होंगे वो यहाँ पर इस आयोग के आपके सदस्य बनाए जाएंगे। समिति को किस तरीके के कार्य यहां पर सौंपे गए हैं तो इसको यहां पर देखिए, इस समिति के द्वारा अनुसूचित जातियों के बीच जो देश भर में यहां पर देखा है, जो भी यहां पर ऐसा नहीं किसी राज्य विशेष को लेकर के है, ये देश भर में है क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा यहां पर गठित किया जा रहा है। तो देखिए जाए देश भर में अनुसूचित जातियों के बीच सबसे वंचित समुदायों को लाभ, योजनाओं को और पहलों के समान वितरण के लिए उचित तरीकों को खोजना है। यानी कि अनुसूचित जातियां उस वर्ग के अंतर्गत जो भी यहां पर जातियां आती हैं उनका वर्गीकरण करना, किसको किस तरीके की योजनागत यहां पे लाभ मिले हैं, किस तरीके के बेनिफिट्स पहुंच रहे हैं, जिनके पास नहीं पहुंच रहे हैं उनको किस तरीके से पहुंचाया जाए, सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक कैसे पहुंचाया जाए, जैसे कि हमने ओबीसी वर्गीकरण के तहत यहां पर देखा है। यह समिति जो है आरक्षण और रोजगार, शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति के कोटे में विभाजन को लेकर के यहां पर विचार नहीं करने वाली है, बस यहां पर खोजेगी कि किस तरीके के यहां पर लाभ हम इन क्षेत्र में यहां पर पहुंचाएं, अर्थात इन जातियों के संदर्भ में अनुसूचित जातियों को, हर एक जातियों को यहां पर किस तरीके के लाभ पहुंचाए जा सकते हैं। थोड़ी सी घटना के हम पृष्ठभूमि को भी समझते हैं, इसका इतिहास के किस तरीके से यहां पर इसकी बात शुरू हुई, किस तरीके से यहां पर इसका मुद्दा यहां पर उठा। तो प्रधानमंत्री ने देखा जाए तो तेलंगाना विधानसभा में का जब चुनाव होना था उससे पहले यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उपवर्गीकरण की मांग पर विचार करने का यहां पर एससी के उपवर्गीकरण के विचार करने का यहां पर एक वादा यहां पर किया था और यह मुद्दा तेलंगाना के मडिगा समुदाय ने यहां पर आपको उठाया था, ठीक है। तो यहां पर ये अभी हाल फिलहाल का नहीं है, मुद्दा पुराना ही है, उठाया गया एक चुनावी मुद्दा था जिसे यहां पर फाइनली यहां पर साकार रूप दिया जा रहा है। अब तेलंगाना में देखा जाए सभी जो एससी समुदायों में जो मडिगा आबादी है ये सबसे अधिक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूछा भी जा सकता है कि मडिगा आबादी एससी कहां पाई जाती है, सर्वाधिक संख्या क्या है, तो तेलंगाना में है। अब मडिगा जो समुदाय है उनके हिस्से का प्रतिनिधित्व जो है अन्य एससी समुदाय माला द्वारा यहां पर लिया जा रहा है, अर्थात उन्हें उसका लाभ यहां पर आपको नहीं मिल रहा है। वर्ष 1994 से देखें तो मडिगा समुदाय जो है अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण की यहां पर लगातार आपको मांग करता आ रहा है और इसी के तहत कहीं ना कहीं यहां पर इस पैनल के गठन के माध्यम से ये लाभ यहां पर इनको पहुंचाया कैसे जाए इसको लेकर के पैनल गठित किया गया है। अब आइए यहां पे समझते हैं कि इस तरह के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है। देखिए जब भी हम बात करते हैं सामाजिक न्याय की, सभी को यहाँ पर समान रूप से यहाँ पर लाभ मिलने की, तो वहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि किसके अंतर्गत कौन से वर्ग हैं, उनको इस तरीके के लाभ कैसे पहुंचाए जा सकते हैं। अब सामाजिक न्याय अगर आपको सुनिश्चित करना है तो इसके लिए यहाँ पर देखा जाए तो अनुसूचित जातियों के बीच जो असमानताएं हैं आपको उसको दूर करने के प्रयास करने होंगे। दूसरा, जो भी यहाँ पर आपके पास संसाधन है उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि समान वितरण के तहत उनको सभी को यहाँ पर वो उपलब्ध हों। इसके साथ साथ अनुसूचित जातियों के मिलने वाले आरक्षण और अन्य लाभों में एससी को शामिल सभी जातियों की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। ऐसा ना हो कि यहां पर एससी के कुछ वर्गों को, कुछ जातियों को ही यहां पर जो लाभ मिल रहे हैं आरक्षण का वो प्राप्त हो रहा हो और बाकी जो समुदाय हैं वो इससे यहां पर अभी भी वंचित हो। तो यहां पर एससी के अंतर्गत आने वाली सभी जो जातियां हैं उनको इस चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे संसाधनों की स्थिति हो, चाहे वो सामाजिक न्याय की बात हो, वो सभी चीजें वहां पर सभी को मिलनी चाहिए।
रोजगार प्राप्त करना हो, शिक्षा में यहाँ पर देखा प्राप्त करना हो, विधायिका में यहाँ पर देखा जाए एसटी को शामिल करने संबंधी सभी जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में यहाँ पे प्रतिनिधित्व प्रदान करना हो, ये भी यहाँ पर आपको जरूरी है। और इन सभी चीजों के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर एक वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। आइए बात करते हैं क्या इससे पहले भी कभी यहां पर प्रयास किए गए थे, और किए गए थे तो यहां पर इससे पहले कब किए गए। तो देखिए वर्ष 1996 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जस्टिस रामचंद्र राजू आयोग का यहां पर एक गठन किया गया था, और इस आयोग ने भी राज्य में एससी का वर्गीकरण करने की यहां पर सिफारिश की थी। यानी पहला जो प्रयास किया गया राज्य स्तरीय किया गया था, और कब किया गया था 1996 में। नाम भी ध्यान रखिएगा, जस्टिस रामचंद्र राजू आयोग बनाया गया था। अब यहां पे जब राज्य सरकार ने इस कानून को लागू करने की सिफारिश की थी तो मामला जो है वो न्यायपालिका में चला गया, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में देखा है तो अपना एक निर्णय दिया, और उस निर्णय के तहत यहां पर कहा कि राज्य सरकार के पास एससी का वर्गीकरण करने का कोई भी यहां पे अधिकार नहीं है। अर्थात ये अगर कोई कर सकता है तो केंद्र सरकार कर सकती है, राज्य सरकार यहां पर एससी का वर्गीकरण नहीं करेगी। और संविधान के अनुसार देखें तो यह कानून जो है संसद के द्वारा यहां पर बनाया जा सकता है, राष्ट्रपति के आदेश पर इसे लागू किया जा सकता है। अर्थात कि यहां पर केंद्र के ऊपर है, केंद्र जो है संसद बना सकती है, संविधान के अनुसार बना सकती है, राज्य यहां पर इस तरह के हस्तक्षेप यहां पर नहीं कर सकता है, उनके पास इस तरह का कोई भी अधिकार संवैधानिक रूप से नहीं है। वर्ष 1920 में देखें तो एक बार फिर से पंजाब राज्य और अन्य बनाम दविंदर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया कि राज्य पहले से ही यहां पे अधिसूचना एससी एसटी की सूचियों में छेड़छाड़ किए बिना लाभ की मात्रा पर यहां पर निर्णय ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्ष 2004 और वर्ष 2020 के निर्णयों के बीच यहां पर विरोधाभास होने के कारण वर्ष 2020 में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को यहां पर भेजा गया, और सुप्रीम कोर्ट की देखा जाए तो 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के द्वारा इस मामले पर सुनवाई यहां पर शुरू करने वाली है। तो आगे चलकर के यहां पर मुद्दा जो है इसको लेकर के गर्मागर्मी हो सकती है, न्यायालय यहां पर इस मामले को सुनवाई कर सकता है, और उसके बाद यहां पर इस मामले को लेकर के क्या आगे निर्णय आएगा। लेकिन फिलहाल यहां पर देखा जाए तो केंद्र सरकार के द्वारा इसके वर्गीकरण को लेकर कार्य ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। तो आइए यहां पर देखते हैं संभावित प्रश्न, इसको लेकर के आप सभी इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। मडिगा समुदाय किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, झारखंड। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।